नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पोरवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। आज आपको सुनाता हूं भारत माता के सपूत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर का वह किस्सा जब वह तिवारी से आज़ाद कहे जाने लगे। यह किस्सा मैं दिल्ली के साक्षी प्रकाशन से प्रकाशित लेखक धर्मेंद्र गौड़ और पंडित सत्यनारायण शर्मा की पुस्तक क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद और उनके दो गद्दार साथी से यहाँ प्रकाशक और लेखकों को सादर धन्यवाद देते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। पेश है पुस्तक का तीसरा अध्याय, चंद्रशेखर बनारस में। चंद्रशेखर अपने मित्र के साथ बंबई से बनारस आ गए। चंद्रशेखर ने 11 वर्ष की आयु में अपने पिता पंडित सीताराम तिवारी से बनारस जाकर संस्कृत का अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की थी। आर्थिक कमजोरी के कारण पिता उस समय उनकी इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाए थे। तब से संस्कृत पढ़कर विद्वान बनने की कामना चंद्रशेखर के मन में थी। बनारस पहुंचने पर चंद्रशेखर ने माता पिता को अपने बनारस में होने का पत्र लिखा और पढ़ाई के बारे में बताया। बनारस आकर चंद्रशेखर ने फिर से अपनी शिक्षा प्रारंभ की। यहाँ बनारस में उन्हें रहने और खाने पीने की दिक्कत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उन दिनों काशी में अमीर धार्मिकों द्वारा निर्धन ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था हो जाती थी। चंद्रशेखर ने भी ऐसी ही एक धार्मिक संस्था का आश्रय लिया और संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। लघु कौमुदी और अमरकोश रट डाले। जैसा कि इस पुस्तक के प्रथम परिच्छेद 20वीं सदी के क्रांति इतिहास में लिखा जा चुका है कि 1920 से लेकर 1922 तक का समय भारत की राजनीति में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समय था। चंद्रशेखर जिस संस्कृत पाठशाला में अध्ययन कर रहे थे, उसका शुभारंभ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की आग बनारस तक पहुंच गई थी। सर्वप्रथम यह आंदोलन संस्कृत कॉलेज के धरने से प्रारंभ हुआ। चंद्रशेखर भी इस आंदोलन से प्रभावित हुए। वह पुस्तकालय में बैठकर पढ़ने लगे और राष्ट्रीय हलचल की जानकारी रखने लगे थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समझने लगे थे। अब उनकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। वह असहयोग संस्कृत छात्र समिति में शामिल हो चुके थे। पूरे देश की तरह बनारस भी इस आंदोलन से अछूता न था। अनेक विद्यार्थी आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बनारस में प्रदर्शन होते, सभाएं होती, नारों से दसों दिशाएं गूंज उठती। असहयोग आंदोलन करने वालों पर पुलिस लाठियां बरसाती। चंद्रशेखर सभाओं में जाते, भाषण सुनते और पुलिस के अत्याचारों को देखते। इन सब बातों ने उनके किशोर मन को झकझोर कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर ने जो नरसंहार कराया, उसके विरोध में और रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध जो जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह दिन प्रतिदिन और जोर पकड़ता गया। अभी आंदोलन चल ही रहा था कि इसी बीच 17 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स यानी सम्राट के राजकुमार भारत दर्शन के लिए बंबई आ पहुंचे। महात्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजकुमार का बहिष्कार करने का निश्चय किया। फलस्वरूप जहां भी राजकुमार जाते वहीं बहिष्कार होता। जुलूस पर पाबंदी रहते हुए भी लोग जोरों से जुलूस निकालते थे। कसकर धरपकड़ भी चलती थी। जब राजकुमार बनारस पहुंचने वाले थे, उस समय वहां भी बहिष्कार वाला जुलूस निकला। दशाश्वमेध घाट वाले जुलूस में युवा चंद्रशेखर तिवारी भी अपने साथियों के साथ थे। पुलिस वाले लाठी घुमाते हुए आ रहे थे। यह देख चंद्रशेखर के मित्र इधर उधर होकर लाठी के प्रहार से बचने के लिए फैल गए। केवल चंद्रशेखर ही अपने स्थान पर छाती फुलाकर खड़े रहे। कुछ आंदोलनकर्ता एक विदेशी कपड़े की दुकान पर धरना दे रहे थे। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस का एक दरोगा धरना देने वालों पर डंडे बरसाने लगा। वह उन्हें बुरी तरह पीट रहा था। चंद्रशेखर से यह अत्याचार देखा न गया। वह अपने आप पर संयम न रख पाए। पास में ही एक पत्थर पड़ा था। उन्होंने दूर से ही वह पत्थर उस दरोगा के माथे पर दे मारा। निशाना अचूक लगा था। दरोगा का माथा फट गया और वह वहीं जमीन पर गिर गया। एक दूसरे सिपाही ने चंद्रशेखर को ऐसा करते हुए देख लिया था। चंद्रशेखर भी यह जान गए थे, अतः वह भीड़ के बीच से स्वयं को पुलिस की नजरों से बचाते हुए भाग निकले। एक सिपाही ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, परंतु वह उनकी पकड़ में नहीं आए। चंद्रशेखर के माथे पर चंदन का टीका लगा था। जिस सिपाही ने उन्हें दरोगा पर पत्थर मारते हुए देखा था, वह चंद्रशेखर को पहचान गया था। वह कुछ दूसरे सिपाहियों को लेकर उन स्थानों पर ढूंढने निकला
जहां जहां उनके मिलने की संभावना थी। उन सभी धर्मशालाओं, विद्यालयों और अन्य स्थानों पर खोज की गई। अंत में पुलिस वाले उस धर्मशाला में पहुंच गए जहां चंद्रशेखर रह रहे थे। पुलिस का सिपाही कमरे में घुस आया। कमरे में लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी समेत अनेक राष्ट्रीय नेताओं के चित्र लगे थे। चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वाले उन्हें अपने साथ ले गए, किंतु चंद्रशेखर इससे बिल्कुल भी भयभीत या विचलित नहीं हुए। थाने में ले जाकर उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया। दिसंबर 1921 की रात थी। हवा और पानी की कोई समुचित व्यवस्था हवालात में नहीं थी। हवालात में बंद चंद्रशेखर को किसी भी प्रकार का ओढ़ने अथवा बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया। शायद पुलिस वालों ने यह सोचा होगा कि यह लड़का ठंड से घबरा जाएगा और माफी मांग लेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यह देखने के लिए कि लड़का क्या कर रहा है, शायद वह ठंड से ठिठुर रहा होगा। आधी रात को इंस्पेक्टर ने चंद्रशेखर के कमरे का ताला खोला। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। चंद्रशेखर ने ठंड से बचने का अजीब तरीका खोज निकाला था। वह दंड बैठक लगा रहे थे और दिसंबर की रात में भी वह पसीने से नहा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर उल्टे पांव लौट गया। दूसरे दिन चंद्रशेखर को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। चंद्रशेखर की आयु के कुछ और लड़के भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे थे। वे भी अदालत में लाए गए। उन्हें बनारस के राजनीतिक मामलों की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन दिनों बनारस में एक बहुत कठोर और अंग्रेज भक्त पारसी हाकिम मजिस्ट्रेट था। उसका नाम था खरे घाट। बात बात में वकीलों को सुना सुना कर कहता था कि किसी को पकड़कर छोड़ना तो चिड़ी मार का काम होता है, किसी हाकिम का काम थोड़े ही है। हाकिम का काम तो सजा देना होता है। पुलिस वाले अपराधी को सामने लाए कि दो सजा। उसी अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने 15 वर्षीय चंद्रशेखर तिवारी को पुलिस ने पेश किया। खरे घाट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम? आजाद। बालक ने तक्षण निर्भीकता से उत्तर दिया। पिता का नाम? मजिस्ट्रेट ने कड़े स्वर में पूछा। स्वाधीन। ऊंची गर्दन किए बालक ने तपाक से उत्तर दिया। युवक की हेकड़ी देखकर न्यायाधीश खरे घाट क्रोध से दहक उठा। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। चंद्रशेखर तिवारी ने गर्व से उत्तर दिया। न्यायाधीश ने क्रोध में 15 बेंत लगाने की सजा दी। बेंत लगाने के लिए चंद्रशेखर को जेल खाने ले जाया गया। बनारस का जेलर सरदार गंडा सिंह बड़े ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। उसमें दया नाम की कोई चीज नहीं थी। कैदियों को सजा दिलाने में उसे बड़ा आनंद आता था। इस कार्य में वह क्रूरता की चरम सीमा पर पहुंच जाता था। कोड़े लगवाने के लिए उसने चंद्रशेखर को एक टिकटी यानी तख्ते से बंधवा दिया। इस समय उनके शरीर पर एक लंगोट के अलावा अन्य कोई वस्त्र न था, क्योंकि कोड़े लगाने से पूर्व वस्त्र उतार दिए जाते थे। शरीर से खाल अलग न हो जाए, इसके लिए शरीर पर लेप लगाया जाता था। गंडा सिंह मन ही मन चंद्रशेखर की अक्ल ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हंस रहा था। उसने बेंत लगाने वाले भंगी यानी कि जल्लाद, जिसे पहले से ही शराब पिलाकर उन्मत्त कर दिया जाता था, को बेंत लगाने का आदेश दिया। तड़ातड़ बेंत पड़ने लगे। चंद्रशेखर की हिम्मत ने बनारस के निर्दयी जेलर गंडा सिंह को भी हिला दिया। बेतों की मार चंद्रशेखर के होठों की मुस्कुराहट और चेहरे पर चमचमाते देशभक्ति के तेज को छीन न पाई। हर बेत पर वह भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। जेलर गंडा सिंह झुंझला उठा। किस मिट्टी का बना है यह लड़का? पास खड़े जेल के अन्य अफसर और उपस्थित लोग दांतों तले उंगली दबाए देखते रहे उस बेमिसाल लड़के की सहन शक्ति। 15 बेतों की सजा के पश्चात जेल के नियमानुसार 3 आने पैसे गंडा सिंह ने चंद्रशेखर को दिए। चंद्रशेखर ने हिकारत से वह पैसे गंडा सिंह के मुंह पर फेंक दिए। घावों पर जेल के डॉक्टर ने दवा लगा दी थी, फिर भी रक्त बंद नहीं हुआ था। वह किसी प्रकार पैदल ही घिसटते हुए जेल से बाहर निकले। बाद में सराय गोवर्धन में पंडित गौरी शंकर शास्त्री ने उनके घाव ठीक होने तक उनकी दवाई और सेवा की थी। चंद्रशेखर को मिली बेंतों की सजा का समाचार पूरे बनारस नगर में आग की तरह फैल गया। जनता फूल मालाएं लेकर उनका स्वागत करने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंच गई। जनता में बालक, युवा एवं वृद्ध, स्त्री एवं पुरुष सभी ने पुष्प मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया।
और चंद्रशेखर आज़ाद की जय, भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय आदि नारों से आकाश गूंज उठा। उसी दिन शाम को ज्ञानव्यापी मोहल्ले में एक सभा हुई। यहाँ भी लोगों की अपार भीड़ इस वीर बालक के दर्शन के लिए उपस्थित थी। चंद्रशेखर का कद छोटा होने के कारण लोगों ने उनको अभिनंदन सभा के तख्त पर खड़ा कर दिया। उन पर फूलों की वर्षा की गई। लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता का गुणगान किया। अगले दिन बनारस में प्रकाशित होने वाले मर्यादा नामक समाचार पत्र में एक लेख चंद्रशेखर आज़ाद की फोटो सहित वीर बालक आज़ाद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस समाचार पत्र के संपादक बाबू संपूर्णानंद जी थे, जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी जी के अनुयायी थे। समाचार पत्र के प्रकाशक श्री शिव प्रसाद गुप्त थे। 15 बेतों की सजा ने किशोर अवस्था में ही चंद्रशेखर को एक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। यह सजा क्रूर अवश्य थी, किंतु यह घटना उनके भावी क्रांतिकारी जीवन के लिए प्रथम सोपान थी। इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घटना है और इसी घटना के बाद वह चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आज़ाद बने थे, क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद। बेतों की सजा का यह समाचार चंद्रशेखर के घर वालों तक पहुंच गया, क्योंकि यह समाचार देश के सभी समाचार पत्रों में छपा था। समाचार को पढ़कर उनके घर के लोग अत्यंत चिंतित हुए। पिता श्री सीताराम तिवारी सीधे बनारस पहुंचे। उन्होंने पुत्र को अनेक प्रकार से समझाया और उन पर जोर डाला कि वह घर लौट चलें, किंतु आज़ाद भी बचपन से ही अपने हठ के धनी थे। वह देश सेवा का व्रत ले चुके थे। किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए अपना लक्ष्य ही सबसे महान होता है। महापुरुष जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं, दुनिया की कोई विपत्ति भी उन्हें अपने मार्ग में विचलित नहीं कर सकती। अतः उन्होंने अपने पिताजी का यह प्रस्ताव नहीं माना। पिताजी निराश होकर वापस घर लौट गए। यह उनका अपने घर के प्रति एक प्रकार का विद्रोह ही था। वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद की दृष्टि में अब समग्र देश ही अपना घर था। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था और 27 फरवरी 1931 को फिरंगियों से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए थे। दोस्तों, आपको महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद की यह कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय प्रतिक्रिया लिखें। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।